Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। तमन्ना वानी आपका अपना चैनल। तमन्ना वानी का ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर उन बच्चों के लिए है जिन्हें समाज में कमज़ोर माना जाता है, जिनसे ये कहा जाता है कि तुम पढ़ने के लायक नहीं हो, तुम किसी काबिल नहीं हो, जिनमें कहा जाता है कि तुम में कोई कमी है। तमन्ना वानी का मानना है कि किसी में कोई कमी नहीं होता और बच्चों में तो कभी होता ही नहीं है। तमन्ना वानी उन्हीं बच्चे और बच्चियों के लिए ट्यूशन सेंटर चलाती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकती हैं, अपने बच्चों को भी जोड़ सकती हैं। जब भी मन करता है आप लोगों से बातचीत करने का, मैं बात करने की कोशिश करने लगती हूँ और हम बात करते हैं उन समाज के अनछुए पहलुओं पर जिन पे ज़्यादा बात कर पाना मुश्किल होता है, जिन पे बात कर पाना लोग पसंद नहीं करते, जिन पे बात कर पाना अक्सर यह कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो समाज में ज़रूरी माना ही नहीं जाता। तमन्ना वानी की एक ही कोशिश है उन सभी पहलुओं को छूने की जिन्हें समाज अभी भी टैबू मानता है। आज बात कर रहे हैं बच्चों की, तो बात करते हैं माँओं की भी। और कुछ कहानियों को सुनाना चाहूँगी मैं आप लोगों से, कुछ असली जीवन से जुड़ी कहानियाँ। आज मैं एक पत्र पढ़कर पहले आपको सुनाऊँगी और बहुत दिनों के बाद उस महिला ने मुझे यह परमिशन दिया कि मैं यह पत्र पढ़कर सोशल मीडिया पर सुनाऊँ। यह पत्र उसने लिखा है अपने उस अजन्मे बच्चे के लिए, उस अपने अजन्मे बच्चे को इनफैक्ट उसने वो पत्र लिखा है और वह उन्होंने लिखा है हॉस्पिटल से। जब वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल में उन्हें 8 दिन रहना पड़ा, तो उसी 8 दिनों के दौरान किसी दिन समय निकाल कर उन्होंने अपने उस बच्चे को पत्र लिखा जिसे वह जन्म नहीं दे पाई, लेकिन 9 महीने तक उन्होंने उसे कोख में रखा और उस पूरे एहसास को भी जिया, बस जन्म नहीं दे पाई। जब आखिरी वक्त पर जब उस बच्चे को उन्होंने आखिरी बार देखा, जब उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, उस वक्त उन्होंने पूरी तरह से उस बच्चे को देखा और डॉक्टर ने बताया कि यह लड़का है, लेकिन अफसोस अब जीवित नहीं है। तो दूसरे दिन जब उनका स्टिल बर्थ हुआ, दूसरे दिन नहीं, उसके काफ़ी दिनों के बाद हुआ किसी कारण से, और जिन परेशानियों के साथ हुआ उन सब से जुड़ी चीज़ों पर तो बाद में बातचीत करूँगी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद आज उन्होंने खुद यह परमिशन मुझे दिया कि आप यह पत्र पढ़कर सुना सकती हैं। तो मैं यह पत्र आप लोगों को सुनाना चाहूँगी, उम्मीद है आप सुनना चाहेंगे। मेरी कृति, मैं तमाम कोशिशों के बावजूद तुम्हें आकृति नहीं दे पाई। मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता तुम कैसे दिखते थे, क्योंकि तुम्हें और तुम मुझे अब कभी नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम मेरे जीवन का वह अभिन्न अमिट हिस्सा हो जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम शायद मुझ जैसे होगे, तभी तो तुमने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया और फिर भी हार गए, और मैं भी हार गई। लेकिन फिर भी मैं तुमसे आज भी जुड़ी हूं और हमेशा जुड़ी रहूंगी। मैंने एहसास किया है तुम्हें, तुम मेरे एहसास हो। मैंने हर पल तुम्हें अपने भीतर महसूस किया है। मैंने हर वह चीज़ खाने की कोशिश की, पीने की कोशिश की जो तुम्हें पसंद थी। मैंने सब कुछ किया, बहुत प्रयत्न किया, और तुमने भी बहुत साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की कि एक दूसरे को देख पाएं, इस समाज के बीच आ पाएं, साथ रह पाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हार गए।
मुझे माफ कर देना। यह पत्र उन्होंने अपने उस बच्चे को लिखा जिससे वह लगातार 9 महीनों तक बात करती रही, लेकिन किसी कारणवश 9 महीने पूरे होने के बावजूद भी वह बच्चा बच नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ? क्या यह जो त्रासदी वो झेल रही थी वो किसी से कह पाई? नहीं, क्योंकि जिस दिन यह पता चला कि उनके कोख में वह बच्चा नहीं रहा, उसी दिन से समाज ढेर सारी चीजों के साथ उन पर लांछन लगाने लगा। यह कोई कहानी नहीं, एक बिल्कुल सच्चाई है जो मैं बता रही हूं, और किसी न किसी के साथ यह हुआ भी होगा। जिनके बारे में बता रही हूं उनके साथ भी यह हुआ। तो उनकी परमिशन से चूंकि मैं यह सुना रही हूं, उनका कहना था कि बहुत मुश्किल हुआ, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि मैं खुलकर इस बात को आप तक भी कह पाऊं और आज सोशल मीडिया पर लेके आने की इजाजत दे पाऊं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैं खुद को ही माफ नहीं कर पाई। बात बहुत छोटी सी है, सुनने में थोड़ा शायद जिन पे बीता होगा या जिनके आसपास या बीता होगा या कुछ महसूस कर पाएंगी, नहीं तो अधिकतर यह बस एक घटना सी लगती है। लेकिन जरा सोचिए, अपने अजन्मे बच्चे को अगर कोई पत्र लिख रहा है तो वह माँ कितनी बुरी तरह से, कितनी गहराई से जुड़ी होगी अपने उस बच्चे के साथ। क्या कोशिश नहीं की होगी उसने उस बच्चे को जमीन पे लाने की, इस धरती पे जन्म देने की। लेकिन अगर वह किसी कारण से हार गई या वह बच्चा हार गया तो हमारा समाज क्या करता है? हमारा समाज यह सारा तोहमत उस स्त्री, उस माँ पर डाल देता है। वह सब कुछ, वह सारा इल्जाम उसी माँ पर डाल देता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी। शायद ढंग से खाया नहीं होगा, कोई दवाई खा ली होगी, कुछ भारी उठा लिया होगा, लेकिन असली कारण कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं समझता। उस माँ के दुख को कोई नहीं समझ पाता। एक और माँ की कहानी सुनाती हूँ। आज कहानी सुनाने का ही दिल कर रहा है और दिन भी है। एक माँ जिसने एक बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन वह बच्चा जेनेटिक डिफेक्ट से पीड़ित था। उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसी स्पेशलिटी थी, कुछ ऐसा अलग सा चीज था जो आम बच्चों से अलग था। उसमें जेनेटिक डिफेक्ट था। बहुत तरह के जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं। डाउन सिंड्रोम का नाम आपने ज्यादातर सुना होगा, लेकिन इस तरह के हजारों लाखों जेनेटिक डिफेक्ट हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है या बच्ची का जन्म होता है तो वह फिर से सारा इल्जाम उसी स्त्री पे दे दिया जाता है कि कहीं ना कहीं यह कमी तुम्हारी है और अब संभालो इस बच्चे को या फिर मार डालो। अपनी कृति को कोई कैसे मार डालता है? कोई कैसे मार सकता है? फिर वो तो माँ है। आप अगर 2 लाइन लिखते हैं किसी कागज पर, एक छोटी सी पेंटिंग बनाते हैं, एक छोटा सा खाना बना देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो आप उसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। और 9 महीने तक जिसने अपने रक्त से एक बच्चे को सींचा है, अपने कोख में रखा है, उसके साथ उस एहसास को महसूस किया है, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा है, सब कुछ महसूस किया है, उसके साथ आप बातचीत कर रही हैं, उसे आप मार देंगी? नहीं संभव होता। और जब जन्म हो जाता है और बच्चे में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी होती है, किसी तरह की कमी होती है, तो समाज वो फिर से सारा इल्जाम डाल देता है स्त्री पर। कितना आसान है ना, किसी भी औरत पर कोई भी इल्जाम डाल देना। बच्चे बच्ची से जुड़े अच्छाइयों को अपने पर अपना लेना और बुराइयों को सीधे सीधे डाल देना। शादी के पहले कुंडली मिलान तो बहुत ज्यादा होता है।
18वीं शताब्दी में भी होता होगा और आज भी होता है और लगातार होते ही जा रहा है। कुंडली मिलान की परंपरा है, लेकिन क्या कभी ब्लड ग्रुप टेस्ट की परंपरा हुई है? क्या कभी रक्त का मिलान हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। थैलेसीमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं, उसके लिए भी जिम्मेवारी किसे दी जाती है? माँ को। 2 माइनर मिलकर थैलेसीमिया मेजर बच्चे का जन्म होता है ज्यादातर। और भी बहुत सारे कारण हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो लाखों में एक होते हैं। उसमें ना माता की गलती होती है ना पिता की गलती होती है, कोई जेनेटिक फैक्टर माँ बाप में नहीं होता, कमी नहीं होता, और फिर भी बच्चे में कमी हो जाती है। और ऐसे में भी इल्जाम किस पे दिया जाता है? इल्जाम दिया जाता है महिला पर। कुछ ना कुछ कमी, जो भी कमी होगी आप पर होगी। क्या यह है सहानुभूति? यह है समानुभूति? मुझे लगता है साइंस पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा है समाज में। और इस वक्त तो मैं जो देख पा रही हूं उसमें इन सभी चीजों में जो ये त्रासदी झेली जाती है, इसमें पुरुषों से ज्यादा महिला जिम्मेवार होती है। घर में जो महिला रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, वो ज्यादातर ऐसी स्त्रियों को जो इस तरह से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, या फिर किसी कारण से उस बच्चे में कोई डिफेक्ट होता है और उसे जन्म दे देती है, वो सारा इल्जाम वो महिला ही दूसरी महिला पे डाल देती है कि तुम्ही में कुछ कमी होगी, हमारे बच्चे तो हुए, ऐसे तो नहीं हुए, हमारे भी तो बच्चे थे। या फिर अगर एबॉर्शन हो गया तो फिर सिंपल सा, बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है, इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज होता है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया? तो मैं एक चीज बस बता देती हूँ, बहुत ज्यादा साइंटिफिकली इस पे नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट बताना चाहूंगी। और साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है, और अगर हम शरीर की बनावट को देखें तो हर स्त्री के शरीर की बनावट अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबके फैक्टर्स अलग होते हैं, सबके प्रेगनेंसी अलग होती है। हम सभी प्रेगनेंसी को एक लाइन में क्यों डाल देते हैं? मेरा तो सिजेरियन नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हुआ? शौक से करा लिया तुमने। ये सारी चीजों को बोलते हुए कभी कभी बहुत दर्द महसूस होता है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर एक महिला दूसरी महिला के दुख को समझ क्यों नहीं पाती? कैसे मजाक बना के रख देते हैं लोग। और अगर समाज में किसी महिला का मजाक बन रहा है, किसी महिला कोई दुखी है, तो आप उनका साथ देने की बजाय पुरुषवादी मानसिकता की कैसी हो जाती हैं। बहुत अजीब सी चीज है ये सारी चीजें। इनके जिनका पत्र मैंने पढ़ा, अगर बात की, उनकी बात बताएं, उन्होंने जब आगे की स्टोरी बताई तो उन्होंने कहा कि जब मैं हॉस्पिटल से आई तो किसी ने भी मुझसे यह नहीं पूछा कि क्या तुम दुखी हो। किसी ने भी मुझे समानुभूति के एक शब्द नहीं बोले, किसी ने भी नहीं। सभी के पास अपने अपने काम थे, सभी उसमें व्यस्त हो गए। किसी ने भी मेरे शरीर का भी हाल नहीं पूछा, और दिन ब दिन मेरे स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी, क्योंकि एक और खुद को ही मैं माफ नहीं कर पा रही थी, और दूसरी ओर समाज मुझे खुद को माफ करने भी नहीं दे रहा था, क्योंकि हर दूसरे इंसान का यही कहना था कि अगर खुद का ध्यान रखती तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन किसी ने भी मेरी स्थिति के बारे में नहीं सोचा, और धीरे धीरे करके मेरे स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी, मेरे शरीर में बदलाव आने लगा, और बहुत कुछ बदल गया। शायद कोई साथ देता तो आज यह स्थिति मेरी नहीं होती। यह मेरे वाक्य नहीं, उनके वाक्य हैं, जो आज मैं आप सबों के साथ उनके परमिशन से साझा कर रही हूँ। लेकिन फिर उन्होंने मुझे एक चीज और बताई। मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, मैंने माना कि गलती मेरी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी, और शायद 1,00,000 में एक के साथ ऐसा होता है, और मेरे साथ भी हो गया। और तब जाकर आज मैं इस स्थिति में हूं कि मैं खुलकर समाज का सामना कर पाती हूं। तो उनके इस संदेश को मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी।
जिन भी स्त्रियों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है, जो भी इस तरह की त्रासदी से गुजर रही हैं या गुजर चुकी हैं, उनको मैं बस एक चीज कहूंगी, खुद को कसूरवार मत ठहराएं, आपकी कोई गलती नहीं है। सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। हो सकता है कोई सीढ़ी पर चढ़ते हुए, मजदूरी करते हुए भी बच्चे को जन्म दे देता है जो बिल्कुल स्वस्थ हो, और कोई बहुत ही ज्यादा सावधानी के बाद भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। लेकिन कोई भी माँ यह कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा ना रहे। वह बच्चा या बच्ची ना रहे, वह माँ कभी नहीं चाहती। जो भी रहे वह स्वस्थ रहे, अपने संतान की कामना, उसके सुख की कामना हर माँ की चाहत होती है। तो इसलिए सबसे पहले खुद को दोषी मत समझें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। हो सकता है आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी विकृति आ गई हो जिसके कारण वह बच्चा ना रहा, या फिर जेनेटिक डिफेक्ट जो होता है वह बहुत नेचुरल होता है, म्यूटेशन के कारण होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें भी बहुत बार आपकी गलती नहीं होती। तो फिर अपने आप को दोषी मत माने। सबसे पहले अपने आप को दोषी मानना बंद करें, तो समाज आपको दोषी मानना बंद करेगा, क्योंकि उसका सामना आप तभी कर पाएंगी जबकि आप अंदर से स्ट्रांग होंगी, अपने आप को एक्सेप्ट करेंगी। आप माँ बन चुकी हैं, आपने उस बच्चे को अपने कोख में रखा है, उसे महसूस किया है, उस एहसास को आपने जिया है। तो उस सुखमय एहसास को हमेशा याद रखें, उस एहसास को बनाकर रखें, उसे नेगेटिव ना बनने दें, पॉजिटिवली लें। अपने आप को एक्सेप्ट करें, कसूरवार ना ठहराएं, और फिर देखिए समाज आपको कसूरवार मानना बंद कर देगा, क्योंकि यही है हमारे समाज की बनावट। जिस दिन हम खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, उस दिन हर कोई हमें एक्सेप्ट कर लेगा। फिलहाल इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ। अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊंगी, और मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगी कि आप अगर नहीं पसंद आता है तो सब्सक्राइब ना करें, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और ना पसंद आए तो छोड़ दें, लेकिन कम से कम शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तमन्ना वानी चाहती है हर उस इंसान तक पहुंचना जो इस तरह की उनकी चीज़ों को महसूस कर रहा है। तमन्ना वानी की एक बहुत बड़ी कोशिश है डिप्रेशन को रोकना, किल डिप्रेशन बिफोर इट किल्स यू। Thank you. See you again in some other video with some new topic. Till then, stay tuned. Goodbye.